पूरे देश में कोविड के मामले बढ़ने के साथ ही सभी के चेहरे पर और माथे पर शिकन आ गई है। चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है कि आखिर आगे आने वाला समय कैसा होगा। हालांकि 2 दशक पहले भी जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर था तो भारत की अर्थव्यवस्था उससे अछूती थी। और आगे क्या होने वाला है, इस पर हम बात कर रहे हैं जाने माने उद्योगपति और टेक्नोडोम के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साकेत गौरव जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं। साकेत जी, आपका स्वागत है। क्या स्थिति आपको लग रही है कि आगे आने वाला समय देश की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट समिट्स में काफी अच्छे रुझान हैं। इंटरनेशनल कंपनियों के साथ साथ देसी कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचा रखी है। उन्होंने भी यहाँ पर भारत में ईज ऑफ बिजनेस को लेकर क्या लगा? देखिए, अभी लास्ट के जो जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में काफ़ी इंकरेजिंग रिजल्ट्स आए। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग आंध्र प्रदेश में गए थे, वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसका मूल कारण जो मुझे नज़र आ रहा है कि अब दुनिया इंडिया की तरफ रुख कर रही है। लास्ट रिसेशन जो हुआ था 2008 में, उसमें इंडिया इससे अछूता रह गया था। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट है। यहाँ पे ये लास्ट रिसेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अब एक और कारण है जो कि इंडिया के फेवर में है, वो इंटरनेशनल बिजनेस में भी इंडिया का वहाँ पे डोमिनेट करना या उस बाजार में जो पकड़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे ट्रेड में जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें क्या होता है कि आज के डेट में जो सप्लाई चेन है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, ट्रेड ट्रांजैक्शंस है, वो इंडिया के लिए बड़ा इजी है कर पाना। बहुत सारे ऐसे सैंक्शन कंट्रीज हैं जो कि दूसरे देशों के साथ अब काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ इंडिया के लिए एक एडवांटेज है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी फेवरेबल हैं इंडिया के इसमें। और जो प्रोजेक्ट है अपना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उसके चलते भी बहुत सारे लोग अब क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ही जा रहे हैं। अगर आपकी ही बात करें तो 1,500 करोड़ से ज्यादा का आपकी हिस्सेदारी है और 350 करोड़ से ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट इंडिया में शुरू किया। दुबई से आपने काम शुरू किया और इंडिया में अब अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपनी माटी, उसके लिए आप करें। तो अब देखें, अब 20 साल बाहर काम करने के बाद हम लोग अब क्यों इंडिया में आना चाह रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सुधरा हुआ है। आगे आने वाले समय में हर वो चीज़ जो एक बिजनेस के लिए चाहिए इंडिया के पास अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, इंडिया एक डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट तो है ही, साथ में इंडिया का इतना बड़ा जो सी कोस्ट है वो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा। तो सप्लाई चेन अपना बहुत अच्छा है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई ने ऐसे कदम उठाए हैं कि कहीं से भी आप ट्रेड करें, पैसा लेने में और भेजने में कहीं कोई इशू नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। आज से 10 साल पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई था, आज जो है उसमें बहुत अंतर है। तो अब आपको एक इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, चलाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल है इंडिया में। आपका तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में आपका मार्केट है। तो उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत, आपने आंध्र प्रदेश में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर अपनी फैक्ट्री लगा रहे। तो दुबई के बाद खाड़ी देशों में अपने ब्रांड की स्टैब्लिश करने के बाद आपने इंडिया में दक्षिण भारत को क्यों चुना? देखिए, आंध्र प्रदेश जाने का 2 मूल कारण था। नंबर 1 कि हमारा जो अब ब्रांड है एलिस्टा, उसका साउथ इंडिया का काम काफ़ी अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, आंध्र प्रदेश में जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कटप्पा में, वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, सब वहाँ जाना चाह रहे हैं। हमारे बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सी पोर्ट से सिर्फ 200 कुछ किलोमीटर दूर है, चेन्नई पोर्ट से। तो अगर हम लोगों को एक्सपोर्ट मार्केट में जाना है, इंटरनेशनल बिजनेस में काम करना है, तो सप्लाई चेन का जो है सो कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन में सबसे सस्ता तरीका किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो है बाई सी। तो प्रॉक्सिमिटी टू द सी, जो नज़दीकी है समुद्र के साथ में, वो बहुत ज़रूरी है। चेन्नई पोर्ट हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से मात्र 250 किलोमीटर दूर है। तो यही सब एडवांटेज है। दूसरा एक चीज़ और कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं जी। सरकारें भी सेंसिटिव हैं, आम जनता भी सेंसिटिव है और साइंस से जुड़े लोग तो हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं और उसको कवर अप करने के लिए, उसको बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के जो सिस्टम्स हैं
उसको लेके आप लोग कितने सेंसिटिव और क्या देखिए, पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आज के समय में जो भी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में पावर कंजम्पशन एट पार विद स्टैंडर्ड होता है। जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं, जो किसी भी मैन्युफैक्चरर का स्टैंडर्ड होता है, हम लोग उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं। जहां भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या इंडिया में हो, लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। जो स्टैंडर्ड्स होता है, जैसे इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, BIS, तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट BIS सर्टिफाइड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने अपने हर एक प्रोडक्ट का BIS सर्टिफिकेशन कराया है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हैं, जो रनिंग है, वहां पे हमने लोकल सर्टिफिकेशन कराया हुआ है। तो हमारे तरफ से जो भी किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल कि जो देसी कंपनियां हैं भारत की, उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पैड्स बनाना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, जो कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं उनके लिए, या जो कंपनी जैसे हमारे जैसे लोग जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग प्रेजेंट हैं, हमारा 55 से 60 कंट्रीज में ऑलरेडी हमारा शिपमेंट जा रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये शुरुआती जो चुनौतियां हैं वो एक तो होता है इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं आप। तो इंडियन कंपनीज को सबसे पहली चीज तो आज के डेट में प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। सेकेंडली, आपका जो प्रोडक्ट का जो चॉइस होता है वो हर कंट्री के हिसाब से अलग होता है। जो स्पेक्स आपका, जो स्पेसिफिकेशंस इंडिया में चलता है वो मिडिल ईस्ट में नहीं चलेगा, जो मिडिल ईस्ट में है वो अफ्रीका में नहीं चलेगा, जो अफ्रीका में है वो CIS में नहीं चलेगा। तो आपको हर कंट्री के हिसाब से या हर टेरिटरी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ता है। सेकेंड, एक चैनल नेटवर्क है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब यहाँ से जो भी इंडियन कंपनीज जाएंगी, उनको इंटरनेशनल मार्केट में अपना स्प्रेड करने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए उनका एक चैनल होना चाहिए। हमारे साथ अच्छी चीज क्या है कि हमारे पास वो चैनल स्टैब्लिश्ड है, हम लोग ऑलरेडी उस चैनल पे काम कर रहे हैं, बस हमारे को अपना एक ब्रांड उस चैनल में और ऐड करना है। हमारे ऊपर पिछले 2 दशक पहले भी रिसेशन जब आया था जी, उस समय भी रिसेशन का कोई असर हमारे इंडियन इकोनॉमी पे नहीं पड़ा था, और अभी भी आखिर वजह क्या है? हम कैसे इसको टैकल कर लेते हैं? नहीं, मुझे एक ऐसा लगता है कि हमारी डिपेंडेंसी जितना इन हाउस होगी, हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट है, तो बाकी के बाजारों में जैसे आपका सिंगापुर है, हांगकांग है, दुबई है, ये बहुत डिपेंडेंट है सिर्फ बाहर के ट्रेड से, इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है। इंडिया में अच्छी चीज क्या है कि हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और यही एक मेन कारण मुझे लगता है कि हम लोग इस इकोनॉमिक रिसेशन से हर बार निकल जाते हैं बाहर। दूसरा, हर इंडियन के साथ एक खास बात क्या है, वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बहुत जल्दी बदल लेता है। आज अगर मुझे 5 स्टार में खाना खाने की आदत है, रिसेशन हो गया तो 3 स्टार में जाने में मुझे एक दिन भी नहीं लगेगा। तो ये अडेप्ट करना इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा, आप समझे कि हमारे ऊपर पिछले 2 दशक पहले भी रिसेशन जब आया था जी, उस समय भी रिसेशन का कोई असर हमारे इंडियन इकोनॉमी पे नहीं पड़ा था, और अभी भी आखिर वजह क्या है? हम कैसे इसको टैकल कर लेते हैं? नहीं, मुझे एक ऐसा लगता है कि हमारी डिपेंडेंसी जितना इन हाउस होगी, हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट है, तो बाकी के बाजारों में जैसे आपका सिंगापुर है, हांगकांग है, दुबई है, ये बहुत डिपेंडेंट है सिर्फ बाहर के ट्रेड से, इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है। इंडिया में अच्छी चीज क्या है कि हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और यही एक मेन कारण मुझे लगता है कि हम लोग इस इकोनॉमिक रिसेशन से हर बार निकल जाते हैं बाहर। दूसरा, हर इंडियन के साथ एक खास बात क्या है, वो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बहुत जल्दी बदल लेता है। आज अगर मुझे 5 स्टार में खाना खाने की आदत है, रिसेशन हो गया तो 3 स्टार में जाने में मुझे एक दिन भी नहीं लगेगा। तो ये अडेप्ट करना इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा, आप समझे कि तो ये मेक इन इंडिया का नारा है जी, मेक इन इंडिया के नारे को आपने किस अर्थ में दिया है? हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। हमारे पास जहां जहां ये आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी इसलिए जा रहे हैं कि आज हमारे पास हमारी पूरी कंट्रोल रहे R&D पे और प्रोडक्ट के क्वालिटी पे और टेक्निकल स्पेक्स पे। तो हमारा जो मिशन ही था वो मेकिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड हमारा टैगलाइन है। तो हमारे इस ब्रांड को शुरुआत करने का मेन रीजन ही था कि हमने जो भी सामान बनाना है वो इंडिया में ही बनाना है और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है। उसके साथ हमने इसमें थोड़ा सा एक और एड ऑन कर दिया कि इंडियन स्टॉक को, इंडियन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हमें इसको एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट पे भी लेके जाना है।
यानी यही शक्ति है, यही आंतरिक शक्ति है जो भारत के अर्थव्यवस्था को, भारत के उद्योग को पूरी दुनिया के सामने रखती है। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, नहीं कि मेक इन इंडिया फॉर द इंडिया, टू द इंडिया, बाय द इंडिया, नहीं, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और यही चीज है जो 2 दशक पहले भी इसी ने हमें बरकरार रखा था और आगे भी यही शक्ति है जो हमें आगे भी पूरी दुनिया के आगे हमारे नेतृत्व का लोहा मनवाएगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।